नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले दिनों पड़ोसी देश चीन से निकलकर खबर आई थी कि चीन में कुछ बड़ा होने वाला। शी जिनपिंग उस वक्त लगभग गायब थे, किसी को शी जिनपिंग के बारे में खबर नहीं थी। और अब एक बार फिर से, हालांकि चीन की मीडिया वही दिखाती है जो सरकार से दिखाने के लिए कहती है। कुछ खबरें एक्स्ट्रा निकलकर छन छन कर कुछ बाहर आ जाती हैं। अभी फिलहाल चीन के द्वारा यह बताया गया कि उसने अपने 9 बड़े जनरलों को, मतलब सेना के बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। आरोप लगाया है उनके ऊपर विश्वासघात का, कि उन्होंने विश्वासघात किया है। विश्वासघात किससे किया है? अपनी पार्टी पीएलए से किया है, शी जिनपिंग से किया है। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या कुछ खिचड़ी चीन में पक रही है? पीएलए का और चीन की जो सेना है उसका क्या कनेक्शन है? दोनों मिलकर कैसे चीन में काम करती हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। ये जो मामला है 9 जनरलों को बर्खास्त करने का, आरोप लगाने का, विश्वासघात का, ये समझाइएगा आसान भाषा में और बताइएगा किस तरीके से दोनों मिलकर काम करती हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में एक सिविल वॉर लड़ा। इसके अगेंस्ट, नेशनलिस्ट के अगेंस्ट, जिसको केएमटी ग्रुप बोलते हैं, और मितांग ग्रुप, उसके अगेंस्ट जब लड़ाई लड़ी तो करीब 10 लाख की फोर्स बनाई गई थी। और यही फोर्स जो है बाद में आपका चीन की बन गई, एक आपकी पीएलए, यानी कि आपका एक आर्मी वहां की बन गई। जो ये आर्मी है, ये देश की आर्मी नहीं कहा जाता इसको कहा जाता है कि वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी क्या है, आपकी क्या है, ये आर्मी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। मतलब देश की और आर्मी अलग है और ये पार्टी की आर्मी अलग है। एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी का ही देश है और कम्युनिस्ट पार्टी का ही सब कुछ वहां पर है। मैं थोड़ा सा ठीक उसको बताता हूँ। ठीक ठीक। हमारे तरह सिस्टम नहीं है वहां पर हम लोग बोलते हैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध आपका मिलिट्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रतिबद्ध होंगे, डेडिकेटेड होंगे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति। हम्म जो कम्युनिस्ट पार्टी का हित है वही देश का हित है। हम्म और इंटरेस्टिंग बात क्या है अभिषेक जी, वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं, जो प्रेसिडेंट बोलते हैं, ये प्रेसिडेंट जो होता है वो वहां के कम्युनिस्ट पार्टी का जो चीफ सेक्रेटरी होता है, वो चीफ सेक्रेटरी ऑटोमेटिकली ही प्रेसिडेंट चाइना का होता है। हम्म बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझिएगा। वहां पर जो इलेक्शन होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी का इलेक्शन होता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ बनेगा वही चीफ चीन का प्रेसिडेंट बनेगा। दैट इज द रूल ऑफ चाइना। ठीक है। तो अब जो कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग ही सभी इंस्टीट्यूशंस को चलना होगा। ठीक है। वहां कतई किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल सके। इसी वजह से वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं। मैं थोड़ा सा इसको और आपको क्लियर करता हूं, आपके दर्शकों को क्लियर होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वहां पर कैसे बनती है सरकार। होता क्या है, जैसे हम लोग गांव और शहर बोलते हैं, तो चीन अपने यहां पर बोलता है कम्यून। अगर उनकी एक प्रशासनिक इकाई बोले तो उनकी एक यूनिट है कम्यून। कम्यून पर एक कैंडिडेट खड़ा होगा कम्युनिस्ट पार्टी का, लोग उसको वोट डालने जाएंगे। वहां पर कंपलसरी वोट है, हम्म कंपलसरी वोट है, तो लोग वोट डालने जाएंगे। लोगों को एक ही विकल्प मिलता है, एक कैंडिडेट खड़ा है, केवल एक कैंडिडेट खड़ा होगा। लोगों के पास एक ही विकल्प है, हाँ या ना का। हम्म अगर कोई ना करता है कि मुझे कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो उसको स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि आपको ये कैंडिडेट पसंद क्यों नहीं है। जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो वो आपको पसंद आना ही आना चाहिए। इसका परिणाम ये होता है कि सब लोग जो है वहां पर हाई कर आते हैं। 98-97% वोट मिलता है एक कैंडिडेट को। हम्म ऐसे क्या होता है कि पूरे देश से 3000 लोग चुने जाते हैं। वे 3000 लोग अपने में से 250 लोगों को चुनते हैं। जो 250 लोग वहां पर बनता है, वो एक तरीके से वहां की भारत की लोकसभा की जैसी, जो लगातार चर्चा करती रहती है कि क्या कानून बनना चाहिए। उन 250 में से 25 लोग चुने जाते हैं, वो वहां की मंत्रिपरिषद जैसे काम करती है। उन 25 में से 7 लोग चुने जाते हैं जो वहां का कैबिनेट बनती है। और 7 में से एक चुना जाता है जो वहां का चीफ सेक्रेटरी बनता है। वो जो चीफ बनता है वही चीन का प्रेसिडेंट होता है। हम्म
जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो राज्यसभा का सभापतित्व करता है, सेम ये बात आपको चीन के अंदर दिखाई देगी। ठीक है। तो चीन में कोई भी अगर कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कोई भी गद्दारी करे, उसके खिलाफ कुछ दुष्प्रचार करे, तो वो पार्टी का जो प्रचार है वो प्रचार देश के अगेंस्ट प्रचार माना जाएगा। मतलब वो सही करे गलत करे, सपोर्ट में ही उसके रहना है। अगर सपोर्ट में नहीं हाँ, रहेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगी। सजा मिलेगी। आप कम्युनिस्ट पार्टी के गद्दारी नहीं है, आप देश के भी गद्दार हैं। ठीक है। और अगर कोई हम प्रधानमंत्री मोदी जी की या भाजपा की आलोचना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश की आलोचना कर रहे हैं। हम्म। लेकिन चीन में यही बात है कि अगर चीन में कोई कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना कर रहा है, मीन दैट आप क्या कर रहे हैं, देश की आलोचना कर रहे हैं। मतलब यहाँ भारत के लिहाज से ऐसा समझ लें कि जो बीजेपी की यहाँ आलोचना करेगा वो देश की आलोचना कर रहा है, मतलब अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा है। ठीक है। अब अगर मौजूदा घटनाक्रम पर आए, जो 9 जनरलों को बर्खास्त किया गया, इससे पहले पिछले साल रक्षा मंत्री को भी बर्खास्त किया गया था। और ज्यादातर केसों में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जिसके ऊपर गद्दारी का आरोप लगता है तो ज्यादातर लोग तो मिलते ही नहीं है कि वो गए कहां, गायब ही हो जाते हैं। ये तो आप सेना के जनरल की बात कर रहे हो, वहां प्रेसिडेंट तक गायब हो जाते हैं। कोई उदाहरण है? है ना, हो जीता हूं, कहां पता चला उनको, कई साल तो पता नहीं चला उनको हो जीता हूं का। बाद में फिर आए निकल कर, एकदम से गायब कर दिया गया था। कहीं जिनपिंग की खबर आती है कि गायब है, कई बार गायब पता चलता है कि 10-10 दिन, एक महीने में पता नहीं चलता कहां है कहां नहीं है। तो ये उनका सिस्टम है ऐसा। अब देखिए, जो आपने, अब हम इस घटनाक्रम पे आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं जी। चीन इस समय एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और वो समस्या है भ्रष्टाचार, करप्शन। ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशरी में भी है, मिलिट्री में भी है, सब जगह करप्शन की प्रॉब्लम है इस समय चीन के अंदर। क्यों? अब देखिए, जो चीन का सिस्टम हो, क्या हुआ आपका एथोरियन स्टेट। एथोरियन स्टेट का मतलब होता है कि जहां पर पूरा कंट्रोल आपका सरकार का रहता है, लोगों की चॉइसेस तक पर भी। मैं अगर चीन के अंदर आपको बात करूं तो चीन के अंदर लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या नाम रखेंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, सब कुछ कंट्रोल है किसका? चीन की सरकार का। अगर आप चीन में हैं तो आप रोजे नहीं रख सकते हैं, आप बेड नहीं रख सकते हैं, आप टोपी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप चीन के अंदर हैं तो आप एक बच्चे से ज्यादा पैदा करेंगे या नहीं करेंगे, चीन की सरकार आपको बताएगी। परमिशन लेंगे। आपने बच्चा पैदा किया और आपके बच्चे का नाम क्या होगा आप तय नहीं करेंगे, चीन की सरकार तय करेगी। इसके लिए बकायदा चीन के अंदर एक अधिकारी नियुक्त होता है जो बच्चे का नामकरण करता है। यानी कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर पहलू पर चीन की सरकार का कंट्रोल है। अब ये कंट्रोल किसके माध्यम से होगा? अधिकारियों के माध्यम से होगा। और जब अधिकारियों के माध्यम, राइट्स की कोई बात वहां पर नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार जब चाहे चीन की सरकार छीन सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, जुडिशरी है, वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। जब पावरफुल बनेगी तो उसके अंदर भ्रष्टाचार की पूरी पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो आज चीन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपने करप्शन को रोकना। उसी में ये कार्रवाई इन 9 अधिकारियों पर की गई। मतलब जिस तरीके से हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर देश चीन है, अमेरिका रशिया के बाद चीन का नंबर आता है, तो ये क्या इसका हथियारों का जो एक्सपोर्ट चला है उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा है या फिर कुछ और मसला है? कुछ टेक्निकल चीजें हैं या कोई टेक्निक बेच दी गई, खुफिया जानकारी दे दी गई, किस तरीके की गद्दारी है? देखिए, दोनों चीजें। एक तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी जो खुफिया इंफॉर्मेशन है उसको लेकर भी आरोप है। इसके अलावा हम देखें कि आपका जो हथियारों को लेकर है, और हथियारों में भी अच्छा खासा करप्शन की बात है कि करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, उसकी बात भी है। और दूसरा, कहीं ना कहीं एक कूप जैसे हालात, यानी कि जो आर्मी के लोग थे उनको ये भी आरोप है कि वो कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की अगेंस्ट गद्दारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातों को उन पर आरोप लगे। तो आरोप एक दो नहीं है कि अमेरिका के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट शेयरिंग किया गया है, अमेरिका को कुछ दिया गया है, ये तक भी एलिगेशन जो है इन लोगों पर हैं।
ठीक है। चीनी जो सेना है पीएलए, क्या ऐसा संभव है कि वो सरकार के खिलाफ चली जाए, तख्ता पलट जैसी स्थिति चीन में कभी ऐसा कुछ है, हो सकता है? देखिए, इंटरेस्टिंग प्रश्न आपका है, और इसके लिए चीन ने बहुत सावधानी से काम भी किए। हम्म। चीन का कहना यह है कि मैं अपनी सेना को हमेशा उलझाए रखूंगा। किसमें? हाँ, युद्ध तो वो किसमें? लड़ते नहीं है। युद्ध नहीं, उसको नए नए ड्रीम दिखाए जाते हैं चीन की सेना को, कि तुम्हें ये कब्जा करना है, तुम्हें ये कब्जा करना है, तुम्हें ये कब्जा करना है, युद्ध नहीं लड़ना है। 2013 में ताइवान की एक न्यूज एजेंसी के मैं नाम मिस कर रहा हूँ, उनका एक डॉक्यूमेंट उन्होंने रिलीज किया चीन की पीएलए का, और हम्म। चीन की पीएलए को 2060 तक का टारगेट दिया गया है कि आपको 6 वॉर करने हैं या 6 एरिया पे कब्जा करना है। अब ये कब्जा कैसे करना है ये आप देखिए। तो चीन की सेना जब अपने आप को एंगेज क्या रखती है, कभी भारत की ओर एग्रेशन दिखाएगी, कभी वो वियतनाम की ओर एग्रेशन दिखाएगी, कभी वो ताइवान की ओर एग्रेशन दिखाएगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व रखता है चीन। हम्म। उसने पाकिस्तान वाली गलती नहीं की चीन ने। हम्म। पाकिस्तान ने शुरुआत में गलती क्या दी कि आर्मी को एंगेज नहीं किया और आर्मी को पॉलिटिकल अथॉरिटी के नीचे कंट्रोल नहीं किया। भारत में सबसे पहला काम क्या किया गया था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के अधीन होंगे, ये काम पाकिस्तान नहीं कर पाया। इसीलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सेना हावी हो गई, और चीन का तरीका क्या निकाला? चीन का तरीका निकाला कि सेना को एंगेज रखो। हम्म। अब आप सोचिए, उनको 2060 तक के टारगेट दे रखे हैं कि आपको ये एरिया मिला लेना है। 2025 तक का तो टारगेट मैंने सब पढ़ा था, दिया गया था कि ताइवान को मिलाना है। 2030 में दूसरे टारगेट भारत का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का एरिया, यहां तक कि 2060 में तो रशिया का भी व्लादिवोस्तोक को, जो रशिया का है, उसको मिलाने का दावा उसमें किया कि वो भी चीन की आर्मी को मिलाना है। तो हम्म। चीन ने उनको एनकरेज किया हुआ था, लेकिन बाद जब आपने कहा कूट की स्थिति बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। ये जो है विस्तार से और ये गंभीर जानकारी देने के लिए। बाकी अमेरिका को क्या खुफिया सूचनाएं, क्या खुफिया जानकारियां दी गई हैं जो एक साथ सेना के 9 बड़े जनरलों को हटाया गया है, आने वाले वक्त में इससे जुड़ा कुछ अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।